नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग व्यवहारिक हिंदी पाठ नंबर 14 पल्लवन, लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी, और पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, लेखक बीना शर्मा। इस व्यवहारिक हिंदी 2 पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक हिंदी पाठ नंबर 14 पल्लवन, डॉक्टर दयानंद तिवारी। पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, बीना शर्मा। पहला जो पाठ है पाठ नंबर 14 पल्लवन, डॉक्टर दयानंद तिवारी, इस पाठ का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। आपकी प्रमुख कृतियां साहित्य, समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुदगुल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। विधा परिचय। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। पाठ परिचय। पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट किया है। एकांकी के पात्र। प्रस्तुत पाठ में जो एकांकी के पात्र हैं वह अध्यापक, रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम, तन्वी, मितवा और गीत। व्यवहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन को लेकर छात्रा शीतल के मन में संशय है। परिचय। किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्रवाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रभावमय सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सारगर्भित विस्तार देना पल्लवन एक्सपेंशन कहलाता है। इसे भाव विस्तारण, भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है। अर्थात सूत्र रूप में लिखी या कही गई बात के गर्भ में भाव और विचारों का एक पुंज छिपा होता है। विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही रच डालते हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सटेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थों को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें किसी उक्ति में निहित भावों को स्पष्ट करना पड़ता है। इसी कला को भाव पल्लवन कहते हैं। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम व प्रक्रिया। सर्वप्रथम पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंबर 2, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने के लिए चिंतन और कल्पना करना चाहिए। नंबर 3, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। नंबर 4, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी तर्क के रूप में दिए जा सकते हैं, परंतु दूसरी युक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 5, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकारिक व सामासिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 6, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 7, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। नंबर 8, पल्लवन की रचना हर हालात में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। नंबर 9, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। और आखिरी नंबर 10, पल्लवन में एक सीमा तक निबंधात्मकता का गुण होता है, पर कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। पल्लवन की विशेषताएं, हमारी कहावतें या लोकोक्तियां हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटी होती है। ये लोकोक्तियां वस्तुतः पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे सूत्र, वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझाने और समझने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। वास्तव में भाषा व्यवहार में निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव का इस प्रकार विस्तार करें कि सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सके। अतः पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज हर क्षेत्र में पल्लवन की उपयोगिता बढ़ गई है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। विशेषता, कल्पनाशीलता। नंबर 2, मौलिकता। 3, सर्जनात्मकता। 4, प्रभामयता। 5, भाषा शैली। 6, शब्द चयन। 7, सहजता। 8, स्पष्टता। 9, क्रमबद्धता। शैलियां। 1, भूमिका व उपसंहार रहित मुख्य विषय का श्रृंखलाबद्ध व रोचकता के साथ प्रतिपादन करना। नंबर 2, भूमिका 2 से 3 वाक्य, विषय वस्तु 10 से 12 वाक्य और उपसंहार 2 से 3 वाक्य में प्रतिपादित किया जाना चाहिए। पल्लवन की विशेषताएं यहां पर स्पष्ट की गई हैं संक्षेप में। नंबर 1, कल्पनाशीलता। पल्लवन में कल्पनाशीलता का विशेष महत्व है। जो भी उक्ति, सूक्ति या काव्य पंक्ति दिया गया होता है उसका अर्थबोध, भावबोध व विचार विस्तार के लिए कल्पना की उड़ानें भरते हैं। जो भी विचार व भाव आते हैं उसे ही तर्कयुक्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं, पर इसमें कल्पना के अतिरेक से बचना चाहिए। नंबर 2, मौलिकता।
पल्लवन कर्म करते समय पल्लवन कर्ता को अंधानुकरण से बचना चाहिए। दूसरी उक्ति या विचार का समावेश नहीं होना चाहिए। मूल भाव या केंद्रीय भाव का ही विस्तार होना चाहिए। इसमें नयापन, ताजगी और टटकापन का भाव प्रेषित होना चाहिए। सर्जनात्मकता, पल्लवन कर्ता के पास सृजन कर्म के लिए उर्वर मस्तिष्क होना चाहिए। प्रतिभा के साथ सर्जनात्मकता का संयोग होना चाहिए। उसे निरंतर पल्लवन कार्य में अभ्यासरत रहना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का पल्लवन कर सकता है। अतः इस कार्य के लिए सर्जनात्मकता बहुत आवश्यक है। नंबर 4, प्रवाहमयता। पल्लवन करते समय जब भाव, विचार या भाषा का विस्तार करते हैं तब विचारों में सहज प्रवाह होना आवश्यक है। इससे रोचकता आ जाती है और पल्लवन उत्तम कोटि का हो जाता है। नंबर 5, भाषा शैली। पल्लवन के लिए लघु सूक्ष्म गद्य शैली का प्रयोग होता है। इसमें सामासिक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसे व्यास शैली में लिखना चाहिए और अनावश्यक व्यर्थ विस्तार से बचना चाहिए। विचार को सटीक शब्दों के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करना चाहिए। शब्द चयन, पल्लवन में शब्द चयन बहुत मायने रखता है। संस्कृत, अलंकार, समास और क्लिष्ट शब्दों के चयन व प्रयोग से बचना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भाव व विचार को स्पष्ट करने के लिए यथासंभव सरल और आसान शब्दों का चयन करना चाहिए। नंबर 7, सहजता। पल्लवन सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। इसमें कृत्रिमता व बनावटीपन को स्थान नहीं देना चाहिए। मूल भाव से जुड़ने पर जोर देना चाहिए। इससे प्रस्तुति में सहजता आ जाती है। नंबर 8, स्पष्टता। सारे तथ्य शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होने चाहिए। बंधे हुए विचारों व भावों को इस तरह विस्तार देना है कि आसानी से भाव स्पष्ट हो और आलोचना न किया जा सके। नंबर 9, क्रमबद्धता। पल्लवन में क्रमबद्धता का विशेष महत्व है। दरअसल श्रेष्ठ पल्लवन का अपना अंदाज होता है। इसमें उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारों व भावों को सही क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, अन्यथा विकृति आ जाती है। पल्लवन के बिंदु। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए देय वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। अगला जो पाठ है फीचर लेखन। लेखक बीना शर्मा। लेखक परिचय। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवियत्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करते हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। प्रमुख कृतियां: हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है।
कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय। यह फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के लिए हिंदी में प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होता है। जेम्स डेविस के अनुसार फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। पीडी टंडन के अनुसार फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, निरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। फीचर लेखन की विशेषताएं। अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं यहां पर बताई गई हैं। फीचर लेखन की विशेषताएं: मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्कसंगतता, गतिशीलता, रोचकता, चित्रात्मकता, भाषा शैली, यह फीचर लेखन की विशेषताएं हैं। फीचर लेखन के प्रकार: समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर, ये सब फीचर लेखन के प्रकार हैं। फीचर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियां। फीचर लेखन करते वक्त ये सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग तथा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। फीचर लेखन की प्रक्रिया। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। नंबर 1, विषय का चयन। नंबर 1, विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः
फीचर का विषय समयानुकूल हो, लोकमान्यों को छूने वाला हो, पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो और कोई नई जानकारी देने वाला हो। नंबर 2, सामग्री संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस व उबाऊ सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। और नंबर 3, फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा या खाका बनाना चाहिए। फीचर लेखन के सोपान। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु: आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष और समापन। सबसे महत्वपूर्ण जो आरंभ है वो अच्छा होना चाहिए, उसका मध्य होना चाहिए और समापन, और उसकी जो भाषा शैली है वो भी अच्छी ढंग की होनी चाहिए। ये फीचर लेखन के सोपान है। पल्लवन का यहां पर उदाहरण दिया है। अविवेक आपदाओं के घर है, गीत जवाब दिया है। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत्कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसीलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहें उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। पल्लवन का दूसरा उदाहरण: सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। तन्वी, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। जवाब: सेवा परम धर्म है। सेवा परम धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता। सेवा परम धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता। किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा? लेकिन सेवा सद्य फल दामिनी है। सेवा करें सो मेवा पावे, सेवा करें सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए, अतः सेवा धर्म अपनाए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पल्लवन: मनुष्य की आवश्यकताएं मनुष्य को आविष्कार करने के लिए विवश कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरत पड़ने पर मनुष्य ने उस वस्तु को पाने के लिए जब जब कठोर परिश्रम किया तब तब उस वस्तु की प्राप्ति हुई। ऐसी घटना मनुष्य जीवन में जो इस कहावत की सत्यता को दर्शाती है वह कपड़े और घर की आवश्यकता थी। पुराने जमाने में मनुष्यों के पास पहनने के लिए न तो कपड़े थे और न ही रहने के लिए किसी भी प्रकार का घर था। मनुष्य ने आवश्यकता अनुसार प्रयास करके कपड़े और घर का निर्माण किया।
ये उस समय के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। उस समय मनुष्य ने ठंड, गर्मी और बरसात से बचने के लिए जहां एक और अपने लिए घर का निर्माण किया, वही दूसरी ओर तन को ढकने के लिए कपड़ों का आविष्कार किया। अर्थात जरूरत पड़ने पर ही उसकी खोज की गई। वैसे ही ये आविष्कार दर्शाते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक इसी तरह मानव जीवन में सुख सुविधा के जितने भी साधन उपलब्ध हैं, सब आवश्यकता पड़ने पर किए गए आविष्कार की देन है। उदाहरण के लिए वाहन, विद्युत, औषधि, एसी, फ्रिज, वायुयान, रेल, रॉकेट, उपग्रह आदि। किसी भी आविष्कार को उठाकर यदि देखेंगे तो यह पाएंगे कि वह आविष्कार केवल आवश्यकता के कारण ही हुआ था। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा और आजकल होने वाला वेबिनार भी तो आवश्यकतावश आविष्कार की देन है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा है। मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। उसे अवगुणों का खान कहकर तिरस्कृत किया गया और नरक का द्वार बताया गया। पर समय के साथ समाज में भी परिवर्तन हुआ और आधुनिक काल में समाज में नारी को पुनः सम्मानीय और प्रतिष्ठित स्थान दिया गया। हिंदी साहित्य में छायावाद नारी के पुनरुत्थान का युग है। कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नामक महाकाव्य में नारी के विषय में जो कुछ कहा है उसका सार उन्हीं के शब्दों में केवल एक पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो से व्यक्त होता है। यह पंक्ति नारी के स्वभाव व व्यक्तित्व को व्यक्त करने में समर्थ है। नारी पुरुष के लिए प्रेरक शक्ति है और उसका व्यक्तित्व श्रद्धामय है, जिसके कारण उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहानुभूति और परोपकार जैसे भाव कूट कूट कर भरे होते हैं। वह माता, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में पुरुष को पोषित, पुष्पित और पल्लवित करती रही है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने व्यवहारिक हिंदी में पल्लवन और फीचर लेखन इन दो पाठों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।